हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम परिवहन व संचार से संबंधित बातों पर अध्ययन कर रहे थे। हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन से संबंधित तमाम बातों पर चर्चा की। आज हम हमारे आखिरी परिवहन के साधन वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वायु परिवहन जो अपने आप में अत्यंत आकर्षक व मन भावन है कि जिसे देखकर हर किसी के मन में एक इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस परिवहन से अछूती है, अर्थात निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्गीय लोग तो शायद ही इस परिवहन में सफ़र कर पाते हों। कारण है यह परिवहन अत्यंत खर्चीला परिवहन है जिसे निम्न वर्ग के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी वायु परिवहन अपने में बेहतर विशेषताओं को समाये हुए आज अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो आइए चलते हैं वायु परिवहन से संबंधित कुछ बातों में। कब हुई थी इसकी शुरुआत और कैसे करता है ये कार्य, क्या हैं इसकी विशेषताएं, और आगे चलकर हम देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख वायु मार्गों के बारे में। वायु परिवहन, जैसा आप देख सकते हैं, संसार में यानी विश्व में वायु परिवहन का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद से हुआ था। 1914 से 1919 का समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था। इस समय वायु परिवहन की विशेष आवश्यकता पड़ी थी। आखिरकार विश्व के तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर रिसर्च की जाने लगी और 20वीं शताब्दी के अंत तक वायु परिवहन का जो प्रचलन था वो काफ़ी बढ़ गया। वर्तमान युग को हवाई युग कहा जाता है। कारण है कि तीव्र गति से चलने वाला ये परिवहन आकाश मार्ग में आसानी से उपयुक्त होता है। यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, किंतु सबसे महंगा साधन भी यही है। यही कारण है कि वायुयानों द्वारा सामान्यतः हल्की, कीमती और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को ही भेजा जाता है। कहने का आशय, यह परिवहन एक तीव्र परिवहन का साधन है, लेकिन महंगा अत्यधिक होने के कारण इसमें हल्की व कीमती वस्तुओं को ही भेजा जाता है और दूसरी तरफ
उच्च वर्ग के लोग या धनी लोग ही इसमें यात्राएं करते हैं। इसके अलावा वायु परिवहन सस्ती तथा बाहरी वस्तु के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो सस्ती हैं और जो भारी हैं उन्हें इसके माध्यम से भेजा नहीं जाता। कारण है, जितने की वस्तु नहीं होगी उतने का तो वस्तु पहुंचाने का किराया लग जाता है। ऐसे में इस परिवहन के माध्यम से सस्ती वस्तुएं नहीं भेजी जाती, तो वहीं भारी वस्तु के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज के अंतर्गत वजन रखने की भी एक निश्चित सीमा होती है। हमारे रेल परिवहन की तरह नहीं कि रेल परिवहन में ठूस ठूस कर यात्री भर लिए गए, माल भर लिया गया और रेलगाड़ी सरपट संचालित होने लगी है। ऐसा इसके अंतर्गत नहीं होता है। इसमें परिवहन हल्की वस्तुओं का और महंगी वस्तुओं का ही किया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर चित्र में कितना आकर्षक दिखाई देता है एक हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो। और आज भी हम और आप जब भी आकाश मार्ग से ऐसा कोई वायुयान निकलता है तो उसे देखने के लिए हम हमारे घरों से बाहर खुले में छतों पर पहुंच जाते हैं कि किस तरह एक झलक इस हवाई जहाज की या हेलीकॉप्टर की हमें दिखाई दे जाए। आइए चर्चा करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्रों में जहां जल परिवहन और थल परिवहन संभव नहीं होता है, वहां छोटे वायुयान और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से यात्रियों और सामानों को पहुंचाया जाता है। विशेषकर आपदा के समय काम आने वाला ये परिवहन जब धरातल पर बाढ़ के कारण, आग के कारण, भूकंप के कारण या अन्य आपदाओं के कारण जब सड़क मार्ग और रेल मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वायु मार्ग के माध्यम से ही, वायुयानों के माध्यम से ही सहायता पहुंचाई जाती है। कई बार ऐसा सामने आया है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का जो जिम्मा लिया वो वायु परिवहन के द्वारा ही लिया गया। अर्थात वायु परिवहन संकट की घड़ी में सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। आइए, जैसे भी मैं बात कर रहा था कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि के अंतर्गत राहत परिवहन द्वारा यानी राहत पहुंचाने के लिए वायु परिवहन सर्वाधिक उपयुक्त परिवहन सिद्ध हुआ है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों यानी बर्फीले क्षेत्रों या विषम मरुस्थलीय भूभाग हो, हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन यानी जमीन का खिसकना या भारी मात्रा में बर्फ के गिरने के कारण जब मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तो वायुयान ही एकमात्र विकल्प बचता है। अर्थात जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि आपदाओं के समय, संकट के समय जब सड़क परिवहन, रेल परिवहन बंद हो जाते हैं
अवरुद्ध हो जाते हैं, सुविधा पहुंचाने में असमर्थ होते हैं, तो उस समय एकमात्र जो विकल्प बचता है वो वायुयान ही बचता है। वायुयान के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए आप देखें आगे, अत्यंत विकसित अवस्थात्मक सुविधाओं, जैसे विमानशाला, यहाँ शाला गलत लिखा हुआ है, इसको अपन चेंज करते हैं और ये विमानशाला हैं जहाँ पर विमानों का निर्माण होता है। तो विमानशाला, हवाई अड्डे, हवाई पट्टी, भूमि पर उतरने के लिए, इसके अलावा ईंधन, ये ईंधन नहीं, ईंधन तथा रखरखाव की इसमें सुविधा की आवश्यकता होती है। अर्थात उन्नत विमानशालाएं होनी चाहिए, हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां होनी चाहिए जहां से विमान उतर सके या उड़ान भर सके। इसके अलावा ईंधन को सुरक्षित रखने, इंजन को सुरक्षित रखने, उनके रखरखाव के लिए काफ़ी उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह अत्यधिक खर्चीले होते हैं, लेकिन फिर भी ये विश्व के अनेक भागों में अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मामूली सा भी हवाई अड्डों में कोई बाधा आना, मान लीजिए हवाई अड्डे पर, रनवे पर, हवाई पट्टी पर यदि कोई कंकड़ भी है और विमान उससे टकरा जाता है तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, उनके इंजन खराब हो सकते हैं, ये काफ़ी लागत पर निर्मित होते हैं, इसके लिए इनके रख रखाव की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ब्रिटेन का जो वायु परिवहन है वो बेहतर है, अनुकरणीय है, कार्य के अंतर्गत काफ़ी बेहतर कार्य करता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का जो परिवहन है वह भी काफ़ी विकसित हो चुका है। आज 250 से अधिक व्यापारिक एयरलाइन मतलब कंपनियां, जैसे हमारे भारत के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरवेज, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो वायुयान उपलब्ध करा रही हैं। एक विमान का नाम दिया गया है यहाँ पर जो आपके कक्षा 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सुपरसोनिक वायुयान जो है वो लंदन और न्यूयॉर्क के बीच, आप लास्ट लाइन देख सकते हैं बिल्कुल, कि जो दूरी है वो 3.5 घंटे में तय कर लेता है। लंदन यूरोप के अंतर्गत एक क्षेत्र और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित क्षेत्र, दो अलग अलग महाद्वीपों में उपस्थित दो अलग अलग क्षेत्र, और दूरी, इतनी दूरी अधिक है और वो दूरी जो तय की जाती है वो केवल 3.5 घंटे में तय कर ली जाती है। तो कहते हैं कि वायु परिवहन अत्यंत तीव्र परिवहन का साधन है, सुविधाएं बेहतर हैं लेकिन खर्चीला अत्यधिक है। विश्व के प्रमुख वायु मार्गों की यदि हम बात करें तो संसार में 6 प्रकार के वायु मार्ग हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पहला वायु मार्ग दिया गया है कि अंतर महाद्वीपीय ग्लोब वायु मार्ग, अर्थात कहने का आशय 2 महाद्वीपों के मध्य वायु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला वायु मार्ग दिया गया है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो। ये मार्ग की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में, लंदन यूरोप में ब्रिटेन के अंतर्गत, पेरिस फ्रांस, काहिरा अफ्रीका के अंतर्गत, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता भारत में
हांगकांग भारत के विपरीत चीन के पास, टोक्यो जापान के अंतर्गत, यानी विश्व के कई महाद्वीपों में जिसमें एशिया, यूरोप और अमेरिका 3 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जो सबसे लंबा वायु मार्ग है। वहीं दूसरा वायु मार्ग अगर हम देखें, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका के क्षेत्र हैं, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया यानी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को आपस में यह वायु मार्ग जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो विश्व के विभिन्न महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का जो वायु मार्ग है उसे अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग कहा जाता है, अर्थात 2 महाद्वीपों के मध्य। जबकि महाद्वीपीय वायु मार्ग दिया गया है एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य जो सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं उन्हें महाद्वीपीय वायु मार्ग कहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो अमेरिका के अंतर्गत। इसके अलावा लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट ये यूरोप में, जो लंदन ब्रिटेन में, पेरिस फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट, प्राग ये जर्मनी के अंतर्गत हैं। फिर वहीं लंदन, फ्रैंकफर्ट, वारसा, मॉस्को जर्मनी, ब्रिटेन और रूस के अंतर्गत। वहीं दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग ये एशियाई महाद्वीप में, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो, टोक्यो जापान के अंतर्गत, दिल्ली भारत के अंतर्गत। तो कहने का आशय, एक ही महाद्वीप के अंतर्गत जब सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो उसे महाद्वीपीय वायु मार्ग कहते हैं, और 2 महाद्वीपों के मध्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तो उसे अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग नाम दिया जाता है। राष्ट्रीय वायु मार्ग की बात करें, जब किसी देश के अंदर ही यात्राएं करनी होती हैं तो उसे राष्ट्रीय वायु मार्ग का नाम दिया जाता है। जैसे दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से कानपुर, कानपुर से पटना, पटना से जयपुर, यानी देश के अंतर्गत ही यदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तो वह राष्ट्रीय वायु मार्ग, नाम के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं, 2 महाद्वीपों के मध्य, एक महाद्वीप के मध्य और एक देश के अंतर्गत। वहीं प्रादेशिक वायु मार्ग की बात करें, जब किसी प्रदेश के अंदर ही छोटी छोटी सुविधाएं प्रदान की जाएं, प्रदेश के अंतर्गत ही, देशों से मतलब नहीं, देश के अंदर भी प्रदेश, जैसे हमारे भारत की बात करें, भारत के अंतर्गत राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, यहाँ राज्य के अंतर्गत ही सुविधाएं प्रदान हो रही हैं, छोटी छोटी सुविधाएं। तो ऐसी सुविधाएं प्रादेशिक वायु मार्ग कहलाती हैं। किसी प्रदेश के अंदर छोटी छोटी यात्राओं को भी समय की बचत के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है। ये विशेषकर धनी देशों के अंतर्गत होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं, हम छोटी यात्राओं करने के लिए वायुयान का सहारा बहुत कम लेते हैं। हालांकि हम तो बड़ी यात्राओं के लिए भी सहारा नहीं लेते, काफ़ी खर्चीला है एक मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग। लेकिन बड़े देश, धनी देशों के अंतर्गत छोटी यात्राएं भी यदि करनी है, एक राज्य के अंतर्गत भी अगर जाना है, तो वह वायुयान का सहारा लेते हैं। इसके अलावा स्थानीय वायुयान, ये वायु यात्राएं हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाती हैं। उपरोक्त जो हमने 4 पढ़ी थी, ये हवाई जहाज, हवाई जहाज में और हेलीकॉप्टर में अंतर ये होता है कि हेलीकॉप्टर किसी भी स्थान पर उतर सकता है, जबकि हवाई जहाज को उतरने के लिए एक विशाल रनवे की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज लैंड करेगा और यहाँ से लैंड करते हुए आगे बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे अपनी गति को कम करेगा और यहाँ जाकर रुकेगा, जबकि हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ता हुआ किसी भी स्थान पर आकर रुक सकता है। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में यही अंतर होता है, और स्थानीय जो वायु यात्राएं हैं वो हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपदाओं के समय सैनिक वाहनों के लिए, सेना के लिए या अधिकारियों, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य प्रकार की कोई यात्राएं यदि कर रहे हैं तो उनके लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो अन्य प्रकार के हेलीकॉप्टर और वायुयानों के माध्यम से की जाती हैं।
जो कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं तो कुछ सरकारी राजनीतिक महत्व के होते हैं। कि मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति को ब्रिटेन जाना है तो व्यक्तिगत रूप से अपने विमान के माध्यम से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते हैं। या प्रधानमंत्री को किसी क्षेत्र में आ रही बाढ़ का दौरा करना है, उस क्षेत्र का दौरा करना है और जानकारी प्राप्त करनी है कि किस क्षेत्र में कितनी बाढ़ है, कितना नुकसान है, तो इसका जायजा हेलीकॉप्टर के माध्यम से लिया जाता है। तो ये हमारे कुछ वायु मार्ग हैं और वायु परिवहन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। देखने में अत्यंत आकर्षक उत्कृष्ट वायु परिवहन, फिर भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी से ये अभी अछूता ही है। आने वाले समय में जब देश विकसित हो सकता है, जनसंख्या धनी हो या वायु परिवहन की लागत कम हो, तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो। लेकिन अभी ये एक अत्यंत महंगा और तीव्रतम परिवहन का साधन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष जानकारी आगामी वीडियो में प्राप्त की जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।